एवरीवन वेलकम माय एसआर कोचिंग क्लासेस। आप सभी मित्रों का स्वागत है अपने एसआर कोचिंग क्लासेस में। आज का सेशन अपनी एसआर कोचिंग क्लासेस में सीरीज चल रही है किसकी, क्विक रिवीजन। जो क्विक रिवीजन एग्जाम से पहले इस रिवीजन इस सीरीज को आप एक बार जरूर देखिए इस वीडियो को। इसमें बहुत ही संक्षिप्त और उन रूलों को, इसमें नियमों को रखा गया है जो आज के समय में एग्जाम में आते रहते हैं। तो हमें इस वीडियो को एग्जाम से पहले जरूर देखिए। आज का सेशन सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा कुछ लाइनें कही गई हैं। उन लाइनों को अपने मोटिवेशन के लिए कुछ हमारे अंदर जागृति हो, ऊर्जा भरे, उन लाइनों को आपके समझ प्रस्तुत करना चाहेंगे कि यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचें राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। तो इन्हीं लाइनों को बाद हम अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आशा करते हैं सेशन आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको वो सेशन पसंद आए, इसमें लगे कि इस कुछ खास है, कुछ महत्वपूर्ण हमारे लिए चीजें हैं, तो इस सेशन को ऐसा सोचकर बनाया गया है इसमें कि आपके हर एग्जाम के लिए इसमें बेनिफिशियल हो, आपके हर एग्जाम में इस वीडियो को देखकर लाभ मिले। तो ऐसी उम्मीद करके इस सेशन को, इस सीरीज की चालू की गई है। तो आपको देखिए, रूल नंबर 10 10 हमें याद रखने की जरूरत है। क्या जरूरत है कि संख्या के बाद कोई नाउन आए, कोई संख्या शब्द सूचक नाउन आए, तो संख्या के बाद जो भी नाउन आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। देखिए रूल नंबर क्या है, जब नंबर प्लस नाउन, नंबर के बाद नाउन का प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है तो नंबर के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। देखिए 20 20 10 10 5 5। अब देखने वाली बात क्या है, समझने वाली है, नंबर प्लस नाउन। नंबर प्लस नाउन, नंबर क्या है 20 है, नाउन क्या है किलोमीटर है। अब यहाँ पर किलोमीटर क्या है, प्लूरल बनाया गया, एस जोड़कर प्लूरल बनाया गया है। और रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि यदि नाउन से पहले संख्या है, संख्या सूचक शब्द हैं, तो संख्या सूचक शब्द अगर नाउन से पहले हैं तो वो नाउन कैसा होगा, नाउन होगा सिंगुलर। तो ये हमारा जो पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है 20 किलोमीटर डिस्टेंस, 20 किलोमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पर एस जोड़कर प्लूरल बनाया गया है, तो ये वाक्य जो है गलत है। सही सेंटेंस होगा 20 किलोमीटर डिस्टेंस, 20 किलोमीटर डिस्टेंस। तो क्या है कि यदि संख्या सूचक कोई वर्ड है 21 30 कोई भी अगर है, उसके बाद नाउन आएगा तो नाउन होगा कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा। ये हमें याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट 10 मैन, 10 मैन, 10 के बाद क्या है, प्लूरल नाउन को रखा गया है 10 मैन कमेटी। अब यहाँ पर प्लूरल जो है नाउन रखा गया है, जबकि हमारा नियम क्या है, नियम है कि नंबर के बाद सिंगुलर नाउन। तो सही सेंटेंस क्या होगा 10 मैन, 10 मैन। ये हमारा जो सेंटेंस है गलत है, सही करेक्ट सेंटेंस है दे 10 मैन कमेटी। 5 10 रुपीज नोट, 5 10 रुपीज नोट्स। अब देखिए 5 10 रुपीज, अब यहाँ पर जो यस लगाकर प्लूरल बनाया गया है, यस लगाकर प्लूरल बनाया, जबकि हमारा नियम क्या कहता है कि
जो संख्या सूचक जो शब्द हैं, जो हमें गिनती का एहसास कराते हैं कि गिनती होती है, संख्या होती है, उसके बाद नाउन होता है सिंगुलर। तो ये करेक्ट सेंटेंस है। सही सेंटेंस होगा, इनकरेक्ट है, सही सेंटेंस होगा 5 10 रुपीज नोट्स, 5 10 रुपी नोट। ये सेंटेंस सही है। उदाहरण में क्या समझे कि he has given me a 50 rupees note to buy this toy। क्या है कि उसने मुझे 50 रुपीज 50 रुपए का नोट दिया। किस लिए दिया? खिलौने, इस खिलौने खरीदने के लिए हमें 50 रुपए का नोट दिया। हमारा जो नियम है हमें याद रखना है क्या है कि संख्या सूचक शब्द अगर नाउन से पहले है तो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर। तो यहाँ पर रुपीज को यहाँ पर ये प्लूरल माना गया है, जो कि ये जोड़कर प्लूरल बनाया गया है। ये इनकरेक्ट है, सही सेंटेंस होगा रुपीज। यहाँ पर 50 के बाद क्या आएगा? रुपीज। क्या आएगा? रुपीज। सही सेंटेंस बनेगा रुपीज। नेक्स्ट क्या है? सपना इज 23 years old डांसर। सपना इज ए 23 years old डांसर। सपना जो है क्या है? 23 years 23 साल पुरानी एक डांसर है। तो यहाँ पर संख्या क्या है? ये संख्या सूचक शब्द गया है 3, और संख्या सूचक शब्द के बाद नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर नाउन होगा। जबकि यहाँ पर यस जोड़कर प्लूरल बनाया गया, जो इनकरेक्ट। क्या है? इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस बनेगा ईयर्स। क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ईयर्स। क्या आएगा? ईयर, ना कि ईयर्स आएगा। 3 years। सही क्या बनेगा? सपना इज ए 23 year old डांसर। नेक्स्ट, इट इज ए 3 years डिग्री कोर्स। यह 3 साल का कोर्स है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 संख्या सूचक है, नाउन ईयर्स, प्लूरल बनाएगा। ये करेक्ट है। सही सेंटेंस क्या होगा? इट इज ए 3 year, इट इज 3 year डिग्री कोर्स। नेक्स्ट, ए 5 rooms फ्लैट हैज बीन बॉट फॉर यू डक डायमंड। अब यहाँ पर ए 5 ये गिनती है, मतलब नंबर है। यहाँ पर नंबर है, नंबर के बाद जो नाउन है कैसा है? प्लूरल है, ना कि सिंगुलर। तो हमें यहाँ पर सिंगुलर रखना चाहिए। ये हटाकर ये हटा देनी चाहिए। सही सेंटेंस क्या होगा? ए 5 rooms फ्लैट हैज बीन बॉट फॉर योर डायमंड। नेक्स्ट रूल पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? सो प्लस जो ऑक्सिलरी वर्ब है, सो के बाद ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर ऐसा कहीं पर किसी सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर दिखे, हमें ये स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत है। ऐसा स्ट्रक्चर दिखे कैसा? यदि सो हो और सो के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हो और उसके बाद सब्जेक्ट हो, तो इसका प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य के बाद तब किया जाता है जब दोनों सब्जेक्ट एक ही काम से जुड़े हैं। देखिए, यहाँ सो का अर्थ भी होता है, सो का अर्थ भी होता है, तथा सो के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब की जो फॉर्म का निर्धारण कौन करेगा? सिंगुलर हो गया, प्लूरल। इसका निर्धारण कौन करेगा? उसके बाद आए सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार। और इस ऑक्सिलरी टेंस का निर्धारण कौन करेगा? इस टेंस का निर्धारण कौन करेगा? कौन? क्लाउज। क्लाउज में प्रयुक्त वर्ब टेंस पर निर्भर करता है। अर्थात हमें क्या ध्यान देने हैं कि यदि सेंटेंस में सो और ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट और ये आता है, और इससे पहले इससे पूर्व जो भी क्लाउज आता है उसका हमें देखना है किस टेंस का वाक्य, किस टेंस में वो क्लाउज है। जिस टेंस में वो पूर्व में क्लाउज होगा उसी टेंस में हमें ये यहाँ पर वर्ब रखनी होगी। देखिए, समझिए, यू आर ए टीचर एंड सो आई एम आई। यू आर ए टीचर एंड सो एम आई। यहाँ पर क्या है? आप एक टीचर हैं और मैं भी एक टीचर हूँ। एक अर्थ निकल रहा है क्या? आप भी एक टीचर हैं और मैं भी एक टीचर हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आई के अनुसार एम का प्रयोग किया गया है। आई के अनुसार एम का प्रयोग हुआ है।
सो, तो हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर कहीं पर सेंटेंस कहीं किसी भी एग्जाम में यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है, किसी और भी टेंस का इसमें रखा, जैसे यहाँ पर क्या है जो इज आरएम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की गई है, तो उसी के प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिस प्रकार यहाँ पर कंटिन्यूअस का होगा, सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिस प्रकार यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा या हेल्पिंग वर्ब होगी, जिस प्रकार यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग होगी, उसी के अनुसार यहाँ पर भी जिस टेंस का यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी उसी के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रयोग करनी होगी। ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। कब? जब सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट कहाँ हो, सेंटेंस के लास्ट में अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है तो हमें ये नियम फॉलो करना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ही प्लेज। हमें यहाँ से देखने की जरूरत है, ही प्लेज, वह खेलता है क्रिकेट, एंड सो डज माई ब्रदर, अब देखिए ही प्लेज क्रिकेट, ये सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जब फर्स्ट क्लाउज, जब पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, जिस प्रकार पहला क्लाउज होगा उसी प्रकार जो लास्ट का जो सब्जेक्ट के अनुसार पहले जिस टेंस का होगा वही टेंस हमें यहाँ पर फॉलो करना होगा। सो के बाद वही टेंस हमें यहाँ पर फॉलो करना होगा। जिस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि सो के बाद सो से पहले जो भी क्लाउज आया है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सो के बाद यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ी। उसी प्रकार ही प्लेज क्रिकेट एंड सो डज माय ब्रदर, ये सेंटेंस किसका है, सो से पहले क्लाउज जो है, सो सब्जेक्ट है किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमें सो के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही वर्ब रखनी पड़ेगी। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। एक बार फिर समझिए कि जिस प्रकार कैसा स्ट्रक्चर हो, अगर वाक्य में हमें स्ट्रक्चर मिले, कैसा मिले स्ट्रक्चर, सो और ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट, अगर कहीं पर सेंटेंस और वाक्य में कहीं पर ऐसे स्ट्रक्चर मिले तो हमें सबसे पहले शुरुआत में जो क्लाउज है, जो सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट का जो टेंस है, किस टेंस का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, किसका है, तो जिस प्रकार पूर्व में सेंटेंस टेंस होगा वही टेंस हमें सो के बाद फॉलो करना होगा। देखिए ही प्लेज क्रिकेट एंड सो, अब ये सो से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। यहाँ पर सिंगुलर माय ब्रदर है, तो उसी के अनुसार हमें यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब डज रखनी पड़ेगी। तो आशा करते हैं ये आपको नियम पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद नियम आए, ये सीरीज अच्छी लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्या नियम, नाइदर नॉर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, क्या है ध्यान देना, नाइदर नॉर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर सेंटेंस में आपको दिखे तो एक बार हमें ध्यान देने की जरूरत होगी, क्या कि निगेटिव वाक्य के बाद तब क्या आता है जब दोनों सब्जेक्ट एक ही काम करते हैं। क्या होगा, यहाँ नाइदर का अर्थ भी नहीं, भी हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, भी नहीं होता है, तथा नाइदर के बाद वाला ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म का निर्धारण सिंगुलर होगा या प्लूरल, ये कौन करेगा, नाइदर के बाद जो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, उसके बाद कौन करेगा, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद आए सब्जेक्ट, उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार होता है। इस ऑक्सिलरी टेंस का निर्धारण और उसके ऑक्सिलरी टेंस का निर्धारण कौन करेगा, उसके पूर्व
जो क्लाउज में प्रयुक्त हुई वर्ब के टेंस पर निर्भर करता है। फिर समझिए कि उसके मतलब ऑक्सिलरी नाइदर नर और ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसकी जो वर्ब का निर्धारण कौन करेगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट आया, मान लीजिए अगर सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। और ये टेंस कौन निर्धारण करेगा, टेंस करेगा निर्धारण जो पूर्व में जो टेंस आया है कि फ्यूचर का है, पास्ट का है, जो इससे पूर्व में जो सब्जेक्ट है, इससे पहले जो सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है उसका वाक्य किस टेंस का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है, तो उसी के अनुसार हमें यहाँ पर भी लागू करनी है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, गोलू डज नॉट राइट टू हर एंड नाइदर नॉर डू आई। अब यहाँ पर क्या है, गोलू डज, गोलू डज सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, किसका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो एक कहा गया है, क्या कहा गया कि नाइदर नॉर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो होगी, सब्जेक्ट के अनुसार कैसी होगी, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, ये सब्जेक्ट निर्धारित करेगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन निर्धारण करेगी, हेल्पिंग वर्ब निर्धारण करेगी इससे पूर्व, इससे पूर्व नाइदर नार से पूर्व जो भी क्लाउज आया वो क्लाउज किस टेंस का है, फ्यूचर का है, टेंस का या पास्ट का है, तो उसके अनुसार हमें यहाँ पर वर्ब का नाइदर नार के बाद हेल्पिंग वर्ब उसी हिसाब से प्रयोग करनी होगी है, किसके, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल। लेकिन इस टेंस के अनुसार ये प्रयोग हुई कि पास्ट का है या फ्यूचर का। देखिए एक बार समझिए, क्लाउज गोलू डज नॉट राइट टू हर एंड नाइदर नॉर डू आई। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है किसके, प्रेजेंट इंडिफिनिट, किसके, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस वर्ब, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की वर्ब प्रयोग हुई ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर नाइदर नार के बाद भी हमें आई सब्जेक्ट के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार डू मतलब प्लूरल वर्ब डू का प्रयोग हुआ। अगर यहाँ पर ही होता, क्या होता, अगर यहाँ पर ही होता तो ही के अनुसार यहाँ पर किसका होता, डज का प्रयोग होता, किसका प्रयोग होता, डज का प्रयोग होता। तो कहने का मतलब है कि हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए, कि हमें इतनी बात यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि अगर ये क्या नाइदर नार प्लस ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ से इससे पूर्व हमें पहले यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि ये टेंस किस टेंस का है। जिस प्रकार ये टेंस होगा उसी प्रकार हमें उसी टेंस की यहाँ पर हेल्पिंग रखनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सिंगुलर या प्लूरल वो हमें सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर रखनी पड़ेगी। आशा करते हैं कि आपको नियम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, टू मच एंड मच टू, ये ध्यान देने की जरूरत है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि टू मच का प्रयोग नाउन का प्रयोग होता है, टू मच के बाद नाउन का प्रयोग होगा और मच टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। यदि फिर ध्यान दिए, यदि मच टू आए तो एडजेक्टिव, यदि टू मच आए तो नाउन, टू मच आए तो उसके बाद नाउन होगा, और मच टू आए तो उसके बाद एडजेक्टिव होगा। देखिए, मच टू के बाद एडजेक्टिव और टू मच के बाद नाउन। अब यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, समझिए। द जर्नी वाज टू मच लॉन्ग, यात्रा बहुत लंबी थी। अब यहाँ पर ये मच के बाद क्या प्रयोग होगा, टू मच, क्या दिया है यहाँ पर, टू मच। अब टू मच के बाद क्या होगा, नाउन होगा, टू मच के बाद क्या होगा, नाउन होगा, टू मच के बाद क्या होगा, नाउन होगा। तो जब नाउन होगा तो यहाँ पर नाउन नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव सेंटेंस है, गलत है, करेक्ट है। सही सेंटेंस क्या होगा, मच टू। देखिए नेक्स्ट, इसमें देखिए मच टू के बाद क्या होगा, मच टू के बाद प्रयोग होगा एडजेक्टिव, तो लॉन्ग क्या है हमारा, एडजेक्टिव। ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, द टास्क इज टू मच,
टास्क टू मच। अब टू मच क्या है, टू मच के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। टू मच के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। टू मच के बाद क्या आएगा, नाउन। लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये सेंटेंस भी हमारा गलत है। क्या होगा, मच टू, मच टू, मच टू के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी फेस्ड, आई हैव ऑलरेडी फेस्ड मच टू डिफिकल्ट, मच टू डिफिकल्ट, ध्यान देने की जरूरत। मच टू के बाद क्या आएगा, मच टू के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। मच टू के बाद क्या आएगा, मच टू के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। मच टू के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। इन मीनिंग, और लेकिन ये क्या है, मच टू के बाद ये क्या है, ये है हमारा क्या है, मच टू, और ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है, ये नाउन एक इधर है। सही व्यक्ति क्या हुआ, आई हैव ऑलरेडी फेस टू मच, क्या, टू मच, टू मच, टू मच, ये क्या है, टू मच के बाद क्या आएगा, नाउन है। क्या, नाउन है, टू मच के बाद क्या आएगा, नाउन है। ये फिर समझिए, मच टू, मच टू, मच टू के बाद क्या, एडजेक्टिव आएगा, लेकिन क्या है, ये नाउन है। मच टू के बाद क्या आएगा, मच टू के बाद क्या आएगा, मच टू के बाद आएगा एड, मच टू के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। अब मच टू मच, ये आया नाउन, तो सही सेंटेंस क्या होगा। नेक्स्ट, लास्ट एस्टरडे गो बैक फॉर्मरली द अदर डे पास्ट को डिनोट करने वाला कोई दूसरा डिफिनिट टेंस, डिफिनिट टेंस वाक्य में प्रयोग हो तो हमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्या ध्यान देने की जरूरत है, यदि कहीं सेंटेंस में कैसे वर्ड प्रयुक्त हो, लास्ट, यस्टरडे, गो बैक, फॉर्मरली, द अदर डे, ये हमें बैक, इन शब्दों को ध्यान रखने की जरूरत है। किन शब्दों को, अक्सर नए नए वर्ड जो बहुत कम आते हैं, इन वर्डों को जो परीक्षा में, एग्जाम में ध्यान देने की जरूरत है। बैक, फॉर्मरली, द अदर डे, द अदर डे, द अदर डे, अगर एक वाक्य के कहीं लास्ट में आए तो सेंटेंस किसका होगा, सिंपल पास्ट होगा। किसका होगा, सिंपल, किसका होगा, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। देखिए, द मीटिंग हैज स्टार्टेड ओनली ए फ्यू मिनट एगो, ओनली फ्यू मिनट एगो, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। हमने क्या नियम क्या पढ़ा था कि अगर कहीं पर एगो है, कहीं पर एगो है तो सेंटेंस किसका होगा, सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट का होगा, द मीटिंग स्टार्टेड ओनली फ्यू मिनट्स एगो, करेक्ट सेंटेंस, ए रॉन्ग सेंटेंस। नेक्स्ट, योर ब्रदर हैड मेड इट क्लियर टू माई यस्टरडे, योर ब्रदर हैड मेड इट क्लियर टू मी यस्टरडे। अब यहाँ पर देखो, यस्टरडे दिया गया है, यस्टरडे यहाँ पर दिया गया है, तो जब यस्टरडे दिया गया है तो सेंटेंस किसका होगा, सिंपल पास्ट का होगा। तो हेल्पिंग, तो हमें बाकी इसका होगा सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट। ये परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, किसकी है, परफेक्ट की, तो हमें वाक्य ऐसा इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस क्या क्या होगा, योर ब्रदर मेड इट क्लियर टू माई यस्टरडे। नेक्स्ट, आई वांट टू नो व्हेन शी हैड मीट हिम लास्ट, आई वांट टू नो, लास्ट क्या हमने देखा, ये लास्ट क्या है, लास्ट, लास्ट हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वाक्य के लास्ट में लास्ट वर्ड आए तो वाक्य वो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब किसकी, परफेक्ट है, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस क्या होगा, आई वांट टू नो व्हेन शी मीट हिम लास्ट। नेक्स्ट, किसी वाक्य में इट इज टाइम, क्या है, किसी वाक्य में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, किसी वाक्य में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम का प्रयोग हुआ हो किसके के बाद आने वाला क्लाउज का होगा सिंपल पास्ट, किसका होगा,
सिंपल पास्ट टेंस का होगा। देखिए इट इज टाइम वी शुड। फिर एक बार समझिए, जो इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम का प्रयोग किसमें हो, सब्जेक्ट के रूप में, किसके, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो वाक्य किसका होगा, सिंपल पास्ट टेंस का होगा। देखिए इट इज टाइम वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर ये वाक्य किसका है, सब्जेक्ट क्या है, इट इज टाइम है। तो रूल क्या है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इज टाइम हो या इट इज हाई टाइम हो या इट इज अबाउट टाइम हो, तो इनके अनुसार सब्जेक्ट जो सेंटेंस बनेगा किसका बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट। किसका बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल। तो ये वाक्य किसका बनेगा, सिंपल पास्ट बनेगा। तो इसलिए वाक्य जो इनकरेक्ट है, सही सेंटेंस बनेगा सेकंड, इट इज टाइम वाज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार जो है वाक्य किसका बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट का। ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। इट इज हाई टाइम ही गोज टू द ऑफिस एक इनकरेक्ट है, और सही सेंटेंस क्या होगा, इट इज हाई टाइम वी वेंट टू द ऑफिस, वी वेंट टू ऑफिस। इट इज हाई टाइम वी रिवाइज आवर लेसन। तो आशा करते हैं ये आपको नियम रूल पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट ए नंबर ऑफ, इसका अर्थ होता है ढेर सारे। ए नंबर ऑफ इसका अर्थ होता है बहुत ढेर सारे, बहुत बड़ी संख्या में। ए लॉन्ग, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ। जब यह किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता है कैसा, ए लार्ज ऑफ और ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ। अगर ये वाक्य का सब्जेक्ट हो, वाक्य के सब्जेक्ट हो, तो इसके साथ वर्ब कैसी होगी, तो इनके साथ क्या होगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। किसी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब प्रयोग होगी। ए नंबर ऑफ पॉलिटिशियन हैज बीन फाउंड इन्वॉल्व इन दिस स्कैम। अब देखिए ए नंबर ऑफ पॉलिटिशियन, प्लूरल वर्ब हुई क्या, प्लूरल, ये क्या है, प्लूरल, प्लूरल नाउन है, कैसा है, प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है, क्या, प्लूरल नाउन है। तो हमारी वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। सही सेंटेंस होगा ए नंबर ऑफ पॉलिटिशियन हैव बीन फाउंड इन्वॉल्व इन दिस स्कैम। नेक्स्ट ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इज बीइंग रन टू मेक ओवर द कंट्री। अब हमने क्या देखा, ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, हमने दिमाग में क्या समझा या क्या हमें याद रखना है कि वाक्य में यदि सब्जेक्ट ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ हो या ए लॉट ऑफ हो, तो वो कैसे होते हैं, प्लूरल नाउन माने जाते हैं। तो इनकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल रखनी होगी। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस क्या होगा, ए नंबर ऑफ आर बीइंग रन टू मेक ओवर द कंट्री। नेक्स्ट नियम क्या है, द नंबर ऑफ, इसका अर्थ होता है द नंबर ऑफ, ए द नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या था, ए नंबर ऑफ, इसमें क्या है, द नंबर ऑफ। तो इससे क्या, इसका अर्थ होता है संख्या। क्या होता है, इसका अर्थ होता है संख्या। इसके द्वारा किसी चीज की संख्या बताई जाती है, किसकी, किसी चीज की संख्या बताई जाती है जब यह किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता है। क्या, वाक्य का सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या हमें ध्यान रखना है कि पहले हम पढ़ चुके थे ए लार्ज नंबर ऑफ, फिर हमने पढ़ा द नंबर ऑफ। यदि ए लार्ज नंबर ऑफ, तो वर्ब कैसी होगी, हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। यदि द नंबर ऑफ है, तो अगर सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। देखिए द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर 600। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द नंबर ऑफ बुक्स। द नंबर ऑफ का प्रयोग हुआ, संख्या बताई गई है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर होगी। सही सेंटेंस होगा ये, पहला सेंटेंस इनकरेक्ट है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
seem to vary from बैच टू बैच। अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें वर्ब कैसी रखनी है, सिंगुलर वर्ब रखनी है, क्या सिंगुलर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीम्स, क्या सीम। अब ये किसकी है, ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य, किसका वाक्य है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य, ये किसके है, इसके अनुसार ये प्लूरल वर्ब की प्रयोग हुआ है। क्या है, इंडिफिनिट में क्या होता है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें एस या एस लगाते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसमें एस नहीं लगा है, लेकिन ये वाक्य का सब्जेक्ट के अनुसार हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करनी है, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा सीम्स, अर्थात करेक्ट सेंटेंस ये होगा। नेक्स्ट नियम देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है, लास्ट आज के सेशन का लास्ट रूल, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर्स ऑफ का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। इनका अर्थ होता है ढेर सारी संख्या, क्या ढेर सारी संख्या में, इसलिए हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। देखिए, ए ग्रेट नंबर ऑफ वुमेन, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद क्या, इसके बाद जो भी नाउन होगा कैसा होगा, प्लूरल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, परंतु ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ तथा ए गुड डील ऑफ का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि लार्ज नंबर ऑफ और ए ग्रेट नंबर ऑफ और ए लार्ज नंबर और ए नंबर ऑफ, ये किसमें होंगे, ए होंगे काउंटेबल नाउन में प्रयोग होंगे। ए गुड डील ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ और ए लार्ज अमाउंट, ए लार्ज अमाउंट, ए ग्रेट डील ऑफ, ये किसमें आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होंगे। इनके द्वारा मात्रा बताई जाती है, क्या मात्रा बताई जाती है, और इसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए, ए ग्रेट डील ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो ये आज के सेशन के रूल क्विक रिवीजन, आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो जब अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आपके समक्ष लेके आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।